आज हम लोग देखने वाले हैं उस कहानी को जिस कहानी ने हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों में एक अलग ही छाप छोड़ दी। आज हम लोग देखने वाले हैं उस कहानी को जिस कहानी ने हमारे भारतवर्ष पर 300 सालों से भी अधिक सालों तक राज किया। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल वंश को। मुगल वंश की बात करें तो इसको मुगल वंश कहने के पीछे कारण यही है कि इसका जो पहला शासक रहता है बाबर, वो मंगोल साम्राज्य का वंशज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को बिना किसी बकवास के। तो आज की कहानी शुरू होती है सबसे पहले बाबर से। बाबर नाम का एक लड़का जो कि अभी के मध्य एशिया में स्थित उज़्बेकिस्तान नामक क्षेत्र में रहता था। हम देखते हैं कि इसके पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में ही बाबर को बना दिया जाता है शासक। 12 वर्ष की आयु होती है और ये निकल पड़ता है उज़्बेकिस्तान से समरकंद को जीतने के लिए। उज़्बेकिस्तान को उस समय फरगना कहा जाता था। तो 12 साल का बाबर निकल चलता है समरकंद पर विजय पाने के लिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कहानी में समरकंद जीत तो जाता है बाबर, परंतु फिर हम देखते हैं कि इधर वो फरगना क्षेत्र को छोड़ देता है, या यूं कहें कि इस पर इसके भाई लोग कब्जा कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब बाबर समरकंद पर विजय होने के बाद फरगना जाता होता है तो समरकंद भी बाबर के शासन से छीन लिया जाता है और अब बाबर हो जाता है एकदम अकेला। उसके पास न तो फरगना रही और न ही उसके पास समरकंद रहा। अकेला बाबर लगभग 10 साल तक खाना बदोश जीवन जीता है और फिर 10 साल बाद काबुल पर अपना पहला नियंत्रण स्थापित करता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी एंट्री भारत में होती है। भारत में सबसे पहले ये आता है तो देखता है कि भारत पर लोदी वंश का शासन होता है। तो इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में बन जाता है ये उत्तर भारत का शासक। तो ऐसा क्या चीज था कि इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को बाबर के केवल 10,000 सैनिक अकेले निपटा देते हैं। बाबर इस पूरी कहानी में एक विशेष प्रकार की रणनीति का यूज करता है। हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में एक तरफ इब्राहिम लोदी होता है और दूसरी तरफ बाबर होते हैं। बाबर अपने सैनिकों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि कुछ सैनिकों को वो बीच में रखता है युद्ध स्थल के, कुछ को पूर्व दिशा में और कुछ को पश्चिम दिशा में रखता है, और कुछ लगभग 2,500 सैनिक वो किनारे रखा रहता है। अब युद्ध शुरू होता है। सबको भरोसा था कि लोदी जीत जाएंगे, परंतु कहानी में ट्विस्ट होता है और बाबर ला देता है तोप। धड़ाधड़ तोप चलने शुरू होते हैं। लोदी वंश को कभी तोप के बारे में पता तक नहीं था। तोप के आक्रमण से हाथी भागना शुरू करते हैं और आसपास जितने सैनिक होते हैं सबको कुचलकर भागने लगते हैं। इसी दौरान कुछ सैनिकों को जिसने बाबर ने खाली रखा था, लगभग 2,500 सैनिकों को, वो 2,500 सैनिक पीछे से जाकर इब्राहिम लोदी के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। आगे से तोप, पीछे से सैनिक, दोनों तरफ से इब्राहिम लोदी घिर चुका होता है और अंत में एक तीर इब्राहिम लोदी को लगता है और हो जाती है इब्राहिम लोदी की मौत। अंततः युद्ध में बाबर विजयी होता है और स्थापना करता है मुगल साम्राज्य की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाबर द्वारा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा को हराया जाता है और 1528 के युद्ध के अंतर्गत चंदेरी के युद्ध में
मेदिनी राय को हराया जाता है और इन दोनों ही युद्ध में राजपूत शामिल होते हैं। राजपूत की हत्या करके उनके सिरों की मीनार बाबर के द्वारा बनवाई जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। सन 1526 में आया ये शासक अंततः मरते हुए भी 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध के अंतर्गत महमूद लोदी को हरा जाता है और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसको कि तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, लिखी और इसकी भाषा तुर्की थी। बाद में इस आत्मकथा का अनुवाद अबुल रहीम खान खाना ने फारसी में किया। और अब आता है इसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं 1530 ईस्वी में आता है। हुमायूं के शासनकाल को हम लोग दो चरणों में देखते हैं, 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक। इस पूरे शासनकाल के दौरान हुमायूं बहुत ही उदार दिखता है। इसने किया क्या, इसने अपना जो साम्राज्य है वो अपने भाइयों में बांट दिया ताकि किसी प्रकार का युद्ध वगैरह का झंझट ही न रहे। भाइयों में बांटने के बाद ये निकल पड़ता है बंगाल को। जब ये बंगाल जा रहा होता है तभी रास्ते में इसको शेर शाह सूरी के द्वारा रोका जाता है। रास्ते में प्रतिबंध लगाया जाता है और रोक कर शेर शाह सूरी का एक प्रश्न होता है जो हुमायूं से किया जाता है और वो होता है कि क्या हुमायूं हम अफगानियों को जीने देना चाहते हो या नहीं। इसका उत्तर हुमायूं बिना दिए निकल चलता है आगे। इसके जो सलाहकार होते हैं वो कहते हैं कि आगे मत निकलिए, हम मेड़ के ये जो रास्ता रोका है उसके किनारे से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हुमायूं कुछ नहीं करता है और किनारे से निकल चलता है। वो बंगाल पहुंचता है और 6 महीने वहां रुकता है। जब वो वापस लौट रहा होता है तो हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी फिर वहां पर आता है और इस बार युद्ध तय था। इस बार के युद्ध में हम लोग देखते हैं कि ये युद्ध चौसा नामक स्थान पर लड़ा जाता है। सन 1539 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध, जिसमें कि शेर शाह सूरी पराजित कर देता है हुमायूं को। हुमायूं कैसे भी जान बचा के भागता है। इसमें पराजित होने का सबसे बड़ा कारण हुमायूं का ये था कि जब युद्ध शुरू होने जा रहा होता है तभी बारिश होने लगती है और जिसके कारण तोप वगैरह जो है वो काम नहीं करते हैं और फलस्वरूप हम देखते हैं कि अंत हो जाता है इन उपकरणों का और हुमायूं हार जाता है। भागते भागते वो नदी की तरफ जाता है और नदी में कूद जाता है। फिर उसको कोई बचाता है, एक आदमी, और वो उसको दिल्ली तक पहुंचाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद हुमायूं पुनः शेर शाह सूरी को आमंत्रण देता है युद्ध के लिए। 1539 में होता है चौसा का युद्ध और फिर जब हुमायूं ललकारता है शेर शाह सूरी को पुनः युद्ध के लिए, तो इस बार जो युद्ध होता है वो 1540 में ही हो जाता है, कन्नौज का युद्ध, और पुनः शेर शाह सूरी विजयी होता है। अब शेर शाह सूरी विजयी तो हो जाता है, दिल्ली साम्राज्य पर उसका राज हो जाता है और हुमायूं को भगा दिया जाता है। अब वो पंजाब आता है हुमायूं और राजपूत शासक राणा वीरशील के यहाँ शरण लेता है और यहीं पर होता है अकबर का जन्म। हम देखते हैं कहानी आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और अंततः 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और सूरी शासन जो है वो ढीला पड़ जाता है। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के दौरान सिकंदर सूरी को पराजित करके पुनः दिल्ली पर अपना शासन जमा लेता है हमारा हुमायूं। इसके अंतर्गत सेनापति बैरम खां का विशेष योगदान होता है। 1555 ईस्वी में पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है और अब दिल्ली अपने हाथ में थी।
हम देखते हैं कि 1556 ईस्वी यानी कि लगभग 6 महीने बाद ही ये कहानी एक घटना घटित होती है, जहाँ पर दिल्ली के दीपनाह किले में स्थित अपने पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब इसका पुत्र, जिसका नाम अकबर था और उसकी उम्र 13 वर्ष होती है, 13 वर्ष की आयु में ही इसका पुत्र शासक बन जाता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है। अगली वीडियो में हम लोग अकबर को देखेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी जान चली गई।